नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम करने वाले हैं व्याकरण का एक नया टॉपिक जिसका नाम है वाक्य। बचपन से आपने पढ़ा होगा वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। पर बचपन तक ठीक है, थोड़ा सा अब बड़े हो गए हैं तो इसकी बारीकियों को थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो जब साधारण रूप से कहें तो शब्दों का समूह ही वाक्य नहीं होता है। जितने शब्द वाक्य में इस्तेमाल होते हैं उसमें सारे शब्द सार्थक होने चाहिए। दूसरा, उसमें शब्द एक सही जगह पर होने चाहिए। हर शब्द की एक अपनी जगह है, वो उस जगह पर होने चाहिए। और फिर तीसरे नंबर पर आता है शब्दों का समूह, यानी इन तीन विशेषताओं को शामिल करते हुए अगर हम वाक्य की परिभाषा लिखते हैं तो वो बनती है सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी शब्द सार्थक होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए और समूह में होने चाहिए। व्यवस्थित का सार्थक तो समझ आ गया। सार्थक का मतलब होता है हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। व्यवस्थित का मतलब होता है हर शब्द के बाद, मतलब जैसे हमारे यहाँ हिंदी में वाक्य की जो फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया आता है, उसी क्रम में होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। अब ये कर्ता है और ये क्रिया है। कर्ता के बाद ही क्रिया है। कर्ता शुरू में आता है, क्रिया अंत में आती है। अगर आप इसकी व्यवस्था को बिगाड़ देंगे, अगर आप क्रिया पहले लेंगे, पढ़ रहे हैं हम, मतलब तो समझ आ रहा है, लेकिन ये वाक्य सही नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो पद है, जो शब्द हैं, वो व्यवस्थित नहीं है। इसलिए ये वाक्य में ये तीन बातें हमेशा ध्यान रखना। सार्थक शब्द होंगे, सारे शब्द व्यवस्थित होंगे और समूह में होंगे, वो वाक्य बनेगा। ठीक है, वाक्य के अंग की अगर हम बात करें तो वाक्य के दो अंग बताए गए हैं। पहला है उद्देश्य, जिसे हम सब्जेक्ट भी कह देते हैं और कई जगह कर्ता भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है विधेय, यानी इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडिकेट। और इसमें वाक्य में कर्ता को छोड़ के बाकी जो कुछ आए हैं शब्द सारे, वो सब के सब प्रेडिकेट में शामिल होते हैं। यानी उद्देश्य की अगर हम बात करें तो पहचान क्या होगी, आप लिख सकते हो कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है, वो उद्देश्य है। दूसरे में आप ये भी कह सकते हो, सेकंड पॉइंट में, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता उद्देश्य होता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से है। आप ऐसे भी पहचान सकते हो, वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है वो उद्देश्य है, या ये भी कह सकते हो जो क्रिया को कर रहा है वो कर्ता भी उद्देश्य होता है। जैसे देख लेते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि कर्ता कई बार शुरू में ही आता है, कर्ता पीछे भी आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करके दे रही हूँ मैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, अब एक तो आप ऐसे देख सकते हो, उड़ रहे हैं क्रिया है ना, क्रिया करने वाला कौन है? पक्षी। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर पक्षी जो है वो उद्देश्य है। दूसरा, आप ये भी कह सकते हो किसके बारे में बात हो रही है? पक्षियों के बारे में बात हो रही है, तो पक्षी हो गया उद्देश्य, और बाकी जो बच गया, पक्षी के बारे में क्या बात हो रही है? आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये बच गया विधेय। क्लियर है?
अब हम बात करते हैं विधेय की। विधेय की जो पहचान है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। जब आप एक बार उद्देश्य को समझ गए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया वो सब का सब विधेय कहलाएगा। जैसे बच्चे फल तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब बताओ किसके बारे में बात हो रही है? उद्देश्य अगर हम लिखेंगे, बच्चों के बारे में बात हो रही है, तो ये तो हो गया हमारा उद्देश्य। क्लियर? अब बच्चों के बारे में क्या बात हो रही है? ये यहाँ से लेकर के ये जो यहाँ एंड तक है, ये है विधेय। समझ आ गया? उद्देश्य और विधेय। तो इस तरह आप पहचान लेते हो। एक दो एग्जाम्पल और हम कर लेते हैं ताकि आपको उद्देश्य और विधेय और अच्छे से समझ में आ जाए। सूरज उगते ही पक्षी चहकने लगते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? पक्षी के बारे में बात हो रही है। क्या हो रही है? सूरज उगते ही चहकने लगते हैं, तो ये विधेय हो गया। पक्षी उद्देश्य और विधेय। हमारा स्कूल कॉलेज के पास है, हमारा स्कूल कॉलेज के पास है। किसके बारे में बात हो रही है? कॉलेज के, हमारे स्कूल के? हमारे स्कूल के बारे में बात हो रही है ना, तो उद्देश्य हमने लिख दिया हमारा स्कूल। और स्कूल के बारे में क्या बात हो रही है? हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल के बारे में बात हो रही है, खाली स्कूल के नहीं, क्योंकि ये इसके साथ लगा हुआ है संज्ञा सर्वनाम, वो साथ आएगा। और कॉलेज के पास है, ये बात हो रही है, तो विधेय बन गया कॉलेज के पास है। तो इस तरह आप उद्देश्य और विधेय बड़ी आसानी से छांट सकते हो, ठीक है। वाक्य के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब हम करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। हमने वाक्य का जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वो दो आधारों पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। यानी वाक्य अर्थ, जब हम कोई वाक्य कह देते हैं तो उसका क्या अर्थ है, हम किस मकसद से कहते हैं, क्या मीनिंग है, सुनने वाले के लिए क्या मीनिंग है, बोलने वाला किस मकसद से कहता है, तो उस आधार पर जब हम वाक्य का वर्गीकरण करते हैं तो उसे कहते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और जब हम वाक्य की रचना यानी वाक्य की बनावट को देख करके जब हम वाक्य का भेद करते हैं, वाक्य का नाम लिखते हैं, तो उसे कहते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो अभी इस वीडियो में हम करने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद बताए गए हैं। पहला जो भेद है, पहला है विधानवाचक वाक्य। इसे साधारण वाक्य भी कह देते हैं और अंग्रेजी में इसे सिंपल सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बिल्कुल साधारण सा वाक्य है, एक अकेला वाक्य है और इसमें कोई योजक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ, कई बार दो शब्दों के बीच में योजक शब्द का प्रयोग हो जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये विधानवाचक है या नहीं है। तो योजक शब्द होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक देखो, एक ही वाक्य है पूरा, तो ये एक वाक्य जो होता है ये विधानवाचक वाक्य कहलाता है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, जिसे नेगेटिव सेंटेंस भी कह देते हैं। और जैसा कि निषेध का मतलब होता है मनाही, यानी जिस वाक्य में किसी काम को करने की मनाही कही जाए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया निषेधवाचक वाक्य, नहीं लगा होता है उसमें। तीसरा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है, या तो कोई क्वेश्चन वर्ड जरूर होगा, प्रश्नवाचक शब्द होगा, आगे बीच में जहाँ भी होगा, और इसकी एक और पहचान है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है।
क्या तुम पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, और पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, ये इसकी पहचान होती है। चौथा है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इसकी पहचान क्या होती है? विस्मयवाचक चिन्ह लगा होता है, चाहे वाक्य के अंत में हो चाहे विस्मयवाचक शब्द के बाद में हो। इसके ये साइन जो है, ये चिन्ह जो है, ये इसकी पहचान होती है। वैसे भी उसमें वाक्य में कहीं खुशी जाहिर हो रही हो, कहीं दुख जाहिर हो रहा हो, कहीं नफरत, ये जो शब्द हैं विस्मयवाचक के कहीं भी होते हैं, व्यक्ति की फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। जैसे कितना सुंदर दृश्य है, हैरानी हो रही है ना, बहुत सुंदर दृश्य देख लिया उसको, तो पीछे साइन आ गया, इसको कहते हैं विस्मयवाचक चिन्ह या एक्सक्लेमेटरी साइन। शाबाश, इसके बाद आ गया तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपने ये चिन्ह देख लेना है, ये भी एक पहचान है विस्मयवाचक वाक्य की। और पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। इसमें बोलने वाले व्यक्ति के मन की इच्छा व्यक्त होती है। अब ये इच्छा, अगर हमारे बड़े हैं अपने हमें आशीर्वाद देते हैं तो सारे आशीर्वाद इच्छावाचक वाक्य में आ जाते हैं। हम लोग किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, किसी को विशेस देते हैं, वो सब इच्छावाचक वाक्य में शामिल होती हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सफल करे, इच्छा है, काश वो भी हमारे साथ होता, हमारे मन की इच्छा है ना। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे, शुभकामनाएं देने, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ये क्या है, ये भी विश कर रहे हैं हम किसी के लिए। तो ये सारे सेंटेंस जो हैं वो इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। छठा भेद है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले को आज्ञा देता है, और इसकी पहचान ये होती है कि इस तरह के वाक्यों का जो अंत होता है, अंतिम साउंड जो होती है, अंतिम स्वर जो होता है, वो ओ की साउंड का होता है। इसलिए आज्ञावाचक वाक्य ओकारांत वाक्य भी कहे जाते हैं। जैसे तुम अंदर बैठकर पढ़ो, ओ आखिरी साउंड क्या आ रही है, ओ की। फूल मत तोड़ो, आखिरी साउंड क्या आ रही है, ओ की, यानी ये ओकारांत वाक्य है। ठीक है, कई बार कन्फ्यूज़न पता है क्या होता है, निषेधवाचक वाक्य और आज्ञावाचक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर मैं कहूँ तो फूल मत तोड़ो, तो बच्चे समझते हैं फूल मत तोड़ो, फूल तोड़ने की मनाही की गई है, पर यहाँ पर आज्ञा दी गई है। अगर हमें इसको निषेधवाचक बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, फूल नहीं तोड़ने चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पर ओकारांत आ रहा है, वाक्य के एंड में ओ की साउंड आ रही है, वो सब के सब आज्ञावाचक होंगे। ठीक है, सातवां है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक का मतलब होता है डाउटफुल सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें कोई भी बात क्लियर नहीं होती है, कन्फ्यूजन होता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है पर 100% निश्चित नहीं होता। तो ये वो वाक्य हैं जो संभव है, हो सकता है, अनुमान है, लगता है, संभावना है, ऐसे शब्दों से या तो ये वाक्य शुरू होते हैं या इन शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है। ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हो सकता है आज दुकान खुल जाए, हो सकता है आज भी दुकान ना खुले, संभव है हालात जल्दी सुधर जाएं, मतलब शाम तक बारिश होने की संभावना है। अगर ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं तो आप कह सकते हो कि ये संदेहवाचक वाक्य है। आठवां जो वाक्य है वो है संकेतवाचक वाक्य। संकेत का मतलब होता है इशारा करना, यानी ये ऐसा वाक्य है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें दो वाक्य होते हैं और इसमें पहला वाक्य कारण बताता है, कारण की तरफ संकेत करता है, और दूसरा वाक्य परिणाम की तरफ संकेत करता है। तो इसमें कार्य के कारण और परिणाम की ओर संकेत किया जाता है, ये इसकी पहचान होती है। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य पास हो जाओगे। ठीक है, यदि तुम पढ़ोगे, कारण बता दिया, अगर पढ़ोगे तो पास होगे, ये परिणाम की तरफ संकेत कर दिया। यद्यपि वो छोटा है, यद्यपि वो छोटा है लेकिन चालाक बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों वाक्य जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कारण और परिणाम की ओर संकेत कर रहे हैं। तो जहाँ इस तरह के वाक्य आपको दिखाई दे जाएं, आप लिख सकते हो कि ये संकेतवाचक
वाक्य है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य हुए पूरे। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। टिल देन, गुड डे।